नमस्कार दोस्तों, स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वक्फ बिल को लेके भारत में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और इस प्रोटेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया है, ये क्लियर हो गया है कि भारत में कम्युनल टेंशन जो है ऑन द राइज है। बीते कुछ सालों से अगर आप देखें तो भारत में जो कम्युनल टेंशन है वो काफी तेजी से बढ़े जा रहा है। किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, वो उसको लेके क्या करती हैं, कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर देती हैं, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उसके थ्रू और इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, उसको नेशनल लेवल का मुद्दा बना दिया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टी से अपना अपना वोट बैंक बना लेती है और इसकी वजह से जो आम आदमी होता है उनका लाइफ मिजरेबल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है कि जब भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स मतलब जब भी हम डिबेट डिस्कशन करते हैं, उसमें अगर हम इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, उसमें हम बेटर लाइफ स्टाइल की बात नहीं करेंगे, उसमें हम बेटर इन्वायरमेंट की बात नहीं करेंगे, उसमें हम जॉब की बात नहीं करेंगे, तब तक हम चाइना, अमेरिका इन सब की तरफ देखते रह जाएंगे और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो गरीबी है, हम उसी तरीके से जूझते रह जाएंगे, उसी बंधन में कहीं ना कहीं बंधे हुए रह जाएंगे। क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो हमारा पॉलिटिक्स है, वो पूरा कहाँ पे सेंटर्ड है? वो सेंटर्ड है हिंदू वर्सेस मुसलमान और जातियों पे जाके कहीं ना कहीं अटक गया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वक्फ बिल के बारे में कि ऐसी क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस ला दिए हैं जिसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा चेंजेस लाए गए हैं, जानबूझ के चेंजेस लाए गए हैं ताकि इनके जो अधिकार है उनको छीन लिया जाए। तो चलिए एक एक करके इन चीजों को समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई है, चाहे वो लेफ्ट की हो चाहे वो राइट की हो। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि ये वक्फ होता क्या है और वक्फ की जो अवधारणा है ये शुरुआत कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में इसका शुरुआत किया गया था। वक्फ का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अल्लाह के नाम पे यानी उनके गॉड के नाम पे कुछ दान करना चाहते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी वो लोग दान करते हैं उसी को वक्फ बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को जो भी वो लोग दान करेंगे उस प्रॉपर्टी को नेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी बनाया गया है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वही देखभाल करती है, गार्जियन होती है। जैसे कि आपके पास 5-6 एकड़ जमीन है और आप मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत रिच पर्सन है, आप चाहते हैं कि हम दान दे दें, तो आप दान दे सकते हैं वो 5-6 एकड़ जो भी जमीन, और उसके बाद ये किसको देंगे आप? उसी वक्फ बोर्ड के पास चला जाता है उसका अथॉरिटी, वही लोग उसको देखते हैं और उससे जो भी रेवेन्यू आता है, मतलब वो प्रॉपर्टी आप दिए तो ऑफकोर्स उससे कुछ ना कुछ आएगा, रेंट या जो भी उससे आप काम करें, तो उसके तहत जो भी वहां से रेवेन्यू, वहां से जो भी पैसे आएंगे उसको क्या करना होता है? मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर पे खर्च करना होता है। जैसे कि शिक्षा के मामले में खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे, आपदा प्रबंधन पे, गरीब कल्याण में, इन सब वेलफेयर जो स्कीम्स है इस पे ये लोग खर्च करने की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं करप्शन का जो एक बहुत बड़ा इशू है वो बन गया था और इसी की वजह से ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप इसको समझो कि अभी करंट में देखोगे तो भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वो है रेलवे के पास। सेकेंड नंबर पे आता है रक्षा मंत्रालय और थर्ड नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड। इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति, इनफैक्ट दिल्ली का जो दुगुना पूरा एरिया है इनके पास है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है इनके पास और इतना जमीन होने के बावजूद, और अगर वेलफेयर मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं हो रहा तो ये पैसा सारा जा कहाँ पे रहा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। अभी तक अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 30 वक्फ बोर्ड है, मतलब एक तो हो गया सेंटर लेवल पे और उसके बाद क्या होता है स्टेट लेवल पे बनाए गए। और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट कर लो कि ये पूरा जो भी ये नियम होते हैं वक्फ बोर्ड का, ये बिल्कुल सरिया के नियम से चलने चाहिए। सरिया जो लॉ है इस्लाम में, उसी के अनुसार इसको क्या करना है, कंडक्ट करना है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे। इसी को लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रखी है और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसका जो अमेंडमेंट हो रहा है इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं और इसका रीजन क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझो कि ये पूरा जो बदलाव है इसमें बहुत ऐसे पॉजिटिव भी पॉइंट हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को फेवर करें, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो तुष्टीकरण की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं पॉजिटिव बात, यहाँ पे वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन का बात किया गया है। मतलब अभी तक ये जो पूरा काउंसिल था दोस्तों, बोर्ड वाला जो वक्फ बोर्ड है, उसमें कोई भी महिला को चूज नहीं किया जाता, लेकिन अब उसमें महिलाओं को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। दैट इज पॉजिटिव वन। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो इशू था, यहाँ पे क्या होता था, जो पीछे का अभी तक का लॉ था वक्फ बोर्ड के लिए, उसमें क्या था कि अगर आपको कोई भी इशू वहां से अराइज हो रहा है, लेट्स से कि वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये जो गांव है, पर्टिकुलर ए गांव है, वो बोल रहा है कि ये जो पूरा ए गांव है वो क्या है, वो मुस्लिम जो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है उसी पे बसा हुआ है, मतलब इस्लाम धर्म का ही वो प्रॉपर्टी है। और इसको साबित करने के लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट जो था वो दखल अंदाज नहीं कर सकता था। इनफैक्ट वक्फ ट्राइब्यूनल बना गया था और वक्फ ट्राइब्यूनल में आप जाओगे
अगर गांव को इन्होंने क्लेम कर दिया है तो गांव वाले कहाँ जाएंगे, वक्फ ट्राइब्यूनल, और वहां पे जाके इस केस को लड़ेंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पे बायसनेस तो होगा ही, जो भी यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो तो अपनी ही फेवर में यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और इसकी वजह से क्या होता था, वो गांव या वो जो प्रॉपर्टी का मालिक था वो लूज कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये चीजें हट गई हैं। अब डायरेक्ट आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जाना है आप जा सकते हो। तो एक ये पॉजिटिव है। उसके बाद ये जान लेते हैं कि आखिर में ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है। तो सबसे पहला कंट्रोवर्सी ये है कि जो इसके मेंबर्स हैं वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड के काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर बन सकते हैं, मुसलमान ही केवल नहीं बनेंगे। और इसी बात को लेके इनका एक तरीके से देखा जाए तो रिलीजियस फ्रीडम को लेके इनका आर्गुमेंट है कि ऐसे कैसे हो सकता है। साउथ में बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे टेम्पल का रूल्स है जहाँ पे जो भी कमिटी बनाई जाती है वो उसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होते हैं, दूसरे कम्युनिटी से वहां पे अलाउ नहीं किया जाता है। तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? तो पहला वैलिड पॉइंट ये है। दूसरा वैलिड पॉइंट ये है कि पहले क्या था कि कोई क्राइटेरिया नहीं था। अब क्राइटेरिया है कि अगर 5 साल से कम आपने इस्लाम को प्रैक्टिस किया तो आप कुछ दान नहीं कर सकते अल्लाह के नाम पे। पहले ऐसा नहीं था कि आप एक बार इस्लाम को एक ही दिन में क्यों ना कन्वर्ट हो, आप चाहते हैं अगर दान करना तो दान कर सकते हैं। लेकिन अब तो आपको 5 साल मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि ऐसा नियम क्यों बना दिया गया है। एंड थर्ड जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि किसी भी जिला में जो प्रॉपर्टी है अगर वक्फ बोर्ड ने उसको क्लेम कर दिया तो किसको बिलोंग करता है, वो सरकार का होगा या वक्फ बोर्ड का होगा। तो ऑफकोर्स अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसको डिसाइड करेगा तो हमेशा गवर्नमेंट को ही फेवर करेगा कि ये गवर्नमेंट का एजेंट होते हैं ना, तो गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। तो ऐसे 3-4 ऐसे इशू हैं जिसके वजह से उनका मानना यह है कि तुष्टिकरण की जो पॉलिसी है वो अपनाया जा रहा है। यहाँ पे मेजोरिटी को खुश किया जा रहा है पनिश करके माइनॉरिटीज को। उसके बाद थोड़ा मेजोरिटी वाले चिंताओं पे ध्यान देते हैं हम लोग कि मेजोरिटी का चिंता क्या है यहाँ पे। और वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे मौलानाज वगैरह थे, उन्होंने बोल दिया कि ये जो पूरा प्रयागराज वगैरह है वहां पे जो महाकुंभ हो रहा था वहां का जो पीस ऑफ लैंड है वो क्या है, वो वक्फ बोर्ड को बिलोंग करता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इन्होंने बयानबाजी किया और ऐसे बड़े बड़े जो लैंड के प्लॉट्स हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया, कब्जा करने की बात कर दी। और इस बात से कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो लोगों ने क्वेश्चन उठाना भी शुरू कर दिया, जो मेजोरिटी लोग हैं, कि इस तरीके से इनको क्यों छूट दे दिया गया है। क्योंकि दुनिया के किसी भी स्टेट में आप चले जाएं वहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल कोई एंटिटी होता है वो होता है स्टेट। स्टेट के पास ही उतना ज्यादा अथॉरिटी दिया जाता है और ये अथॉरिटी इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो क्या करेगा, पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेगा, किसी भी तरीके का विवाद वगैरह जो होता है उससे बचाएगा वहां की जनता को। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजते हैं, हमारी जो भी चिंताएं हैं उसको ये दूर करेंगे। लेकिन आज के दिन में क्या होता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी चिंताएं बढ़ा देती हैं। कुछ ऐसे पॉइंट को ये लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, इस तरीके से प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये तो बड़ा सा नेशनल इशू है और इस नेशनल इशू के चक्कर में जो मेन इशू होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, छूट जाता है। बाकी दोस्तों आपका क्या राय है? आपके पास भी आर्टिकल 19 क्लॉज ए है, तो इसके अंतर्गत आप अपने राय को बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।